बच्चों में सीएम एंड विक्की कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 चला। सबसे कम समय तक चलने वाला वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश रहे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश रहे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो 5 वंशों में सबसे कम समय तक चलने वाला वंश खिलजी वंश है। कितने वर्ष चला? 30 वर्ष। खिलजी कौन थे? अफगानिस्तान के पास हेमलद नदी थी। हेमलद नदी थी और यहीं क्या रहते थे? एक रहती थी खलजी जाति। खलजी जाति और यही भारत में क्या कहलाए? खिलजी कहलाए। ये भारत में काफी समय पहले आ चुके थे। बात करें संस्थापक की। संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। ये कब से कब तक रहा? 1290 से लेकर 1296 तक। फिर इसका दामाद व भतीजा था इसका अलाउद्दीन खिलजी। ये रहा बच्चों 1296 से लेकर 1316 तक। फिर इसका पुत्र आया शहाबुद्दीन उमर। ये थोड़े समय के लिए रहा, 6 वर्ष का था कुल ये। फिर इसका दूसरा पुत्र आया, उसका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसने 4 वर्ष राज करा 1320 तक। इसके बाद इसका वजीर था नसीरुद्दीन खुसरव शाह इसका वजीर था। इसकी हत्या कर दी, गद्दे बैठ गया नसीरुद्दीन खुसरव शाह। अब क्या हुआ? जलालुद्दीन ने शमसुद्दीन क्यूमस की, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर दी। यह उसी की सेना में था। बात करें जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी राज्याभिषेक कहां करा इसने? राज्य अभिषेक इसे करा किलो खोरी महल। ये कहा है बच्चों? दिल्ली में। ये बनाया था क्या खुसरोबाद ने, उसी में इसने राज्याभिषेक करवाया। इसने कहा मैं एक वर्द मुसलमान हूं, यानी बूढ़ा मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाना और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। इसी कारण इसे दिल्ली सल्तनत का सबसे उदार व वर्द शासक कहा गया। इसी के समय चंगेज खां मंगोल था। चंगेज खां का नाती उलुग खां भारत आया। कितने सैनिक लेकर था? 4000 सैनिक के साथ आक्रमण करने आया। इसने जलालुद्दीन को कहा कि भाई
मैं आ चुका हूं मुझसे युद्ध कर, यानी कि दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आया। जलालुद्दीन ने दिमाग से काम लिया, क्योंकि मंगोल बहुत खतरनाक लोग थे। उसने कहा क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मेरा क्या है। यानी कि इसने अपनी बातों से फंसा लिया। इसे लगाया तो बड़ा सही आदमी, ये तो बिना युद्ध की सब कुछ मुझे दे रहा। इसने कहा, जलालुद्दीन ने कहा कि भैया सब कुछ आपका ही है, प्यार से रहो, मित्रता से रहो, आओ मेरे साथ खाना खाओ, बैठो 2 दिन रहो। तो जब ये खाना खा रहे थे उलूग खां जलालुद्दीन खिलजी के साथ, तो अपने धर्म की, मुस्लिम धर्म की सब बातें बताई। तो उलूग खां इसके भगाए मार गया। उलूग खां प्लस 4000 सैनिक ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। जलालुद्दीन में भगाए मार गए। इतना बड़ा प्रभाव डाला, मतलब इतना जबरदस्त प्रभाव गिरा। और जलालुद्दीन खिलजी ने मुगदलपुर एक बस्ती बनाई, इनके लिए, मुगलों के लिए, और मुगल वहीं रह लगे। क्लियर बच्चों? अब क्या हुआ, इलाहाबाद की राजधानी थी कड़ामणिपुर। जलालुद्दीन चल रहा है बच्चों भी, जलालुद्दीन खिलजी। इलाहाबाद इसकी जो राजधानी थी उस समय थी कड़ा मणिपुर। इसका जो शासक था, यह था शासक था मलिक छज्जू। इसने क्या कर दिया, विद्रोह। तो विद्रोह दबाने के लिए जो इसकी हत्या कर दी इसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। और इलाहाबाद का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, बात करें अलाउद्दीन की। इसका बचपन का नाम अली गुरसस्त था। और ये क्या था भैया, जलालुद्दीन का दामाद भी था और भतीजा भी था। एक बार क्या हुआ, अलाउद्दीन को आदेश दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन को आदेश दिया किसने, जलालुद्दीन ने, जाओ दक्षिण भारत को लूटकर लाओ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भीलसा, चंदेरी और देवगिरी लूट लिया। देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र। जब देवगिरी लुटा, देवगिरी तो इतना सोना लुटा कि जब हाथी और घोड़ों का सोना लदका आ रहा था तो सोने में है ना धरती पर बिखरता हुआ आ रहा था, इतना सोना था। अलाउद्दीन खिलजी के मन में लालच आ गया, तेरा तो बुढ़ा हो रहा, 63 वर्ष गद्दे बैठा, क्यों ना आधा सोना में रख लूं। तो क्या करा लगा, यहां से क्या लुटा, सोना लुटा। तो ये जो सोना है इसे ले आ लगा जहां का सूबेदार था कड़ा मणिपुर। जलालुद्दीन खिलजी को पता लग गया, जलालुद्दीन खिलजी वहीं पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को देखते ही रो लगा, पैर में पड़ गया कि मुझे माफ कर दो, मैं आपका भतीजा भी हूं, दामाद भी हूं। जलालुद्दीन ने सोचा ठीक है भैया, दामाद भी है, भतीजे को चल छोड़ दे। जब रो लगा उसे गले मिला लगा जलालुद्दीन, कोई बात नहीं।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने मौका उठा कर तुरंत चाकू दे दिया पेट में, और जब चाकू काट दिया तो पीछे को हो गया जलालुद्दीन। जलालुद्दीन क्या हो गया, पीछे को, तुरंत उसकी गर्दन काट दी अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की, और गर्दन आगे बढ़ी उसके हाथ में जलालुद्दीन की। तुरंत मुकुट, गर्दन, जो गर्दन थी ऊपर से मुकुट उखाड़ा और अपने सिर पर धर लिया, अब मैं हूं यहां का शासक। तो जलालुद्दीन की हत्या किसने करी? जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करी। कभी कभी क्वेश्चन आता है वह शासक कौन था जिसने अपने ससुर की हत्या कर शासक बना? वह शासक कौन था जिसने अपने ससुर की हत्या कर गद्दी पर बैठा? तो भैया जलालुद्दीन का ससुर भी हुआ और चाचा भी बना, क्योंकि दामाद भी था, भतीजे भी थे। तो क्वेश्चन आप याद रखोगे। तो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी है, जियाउद्दीन बर्नी, ये कहां का भाई? बुलंद शहर का है, बताने वाले यूपी के खास है। इसने कहा कि कटे हुए मस्तक से रक्त निकल रहा था। इसने कहा कटे हुए मस्तक से रक्त टपक ही रहा था, टपक ही रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने खून से भरा, खून से भरा ताज पहन लिया, पहन लिया। भाई इंपोर्टेंट है ये कि कटे हुए मस्तक से रक्त टपक ही रहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने खून से भरा ताज पहन लिया। अब बात करेगा अलाउद्दीन खिलजी की। गद्दी में कौन बैठ गया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसके नाम क्या क्या है बच्चों? इसके नाम क्या क्या है? अकबर का पूर्वगामी, बड़ा खास क्वेश्चन है ये। द्वितीय सिकंदर, द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सहानी, सिकंदर ए सहानी, युग विजेता, युग विजेता, विश्व विजेता, विश्व विजेता, और जनता का चरवा, जनता का चरवा, यामीन उल खिलाफत, अमीन उल मोमिनीन, ये दो उपाधि है इसकी, यामीन उल खिलाफत, अमीन उल मोमिनीन, ये उपाधि है, इसके नाम है। कई बार क्वेश्चन आता है अकबर का पूर्वगामी किसे कहते हैं? सिकंदर द्वितीय, कई बार क्वेश्चन आया सिकंदर ए सहानी किसे कहते हैं? क्लियर? अब इसने गद्दी पर बैठते ही, गद्दी पर बैठते ही चार अध्यादेश, चार अध्यादेश जारी करे। चार अध्यादेश जारी क्यों करे इसने? क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठा तो विद्रोह लगा था, इसका पता लगा था कि विद्रोह शासन में क्यों हो रहा। इसने सब चीज की खोजबीन करी, विद्रोह क्यों हो रहा। इसने लगाया कि शासन में कोई गुप्तचर नहीं है जो शासक को आके खुद मुझे आके बतावे कि राज्य में कौन मेरी बुराई कर रहा, कौन क्या कर रहा। और इसने अंदाजा लगाया कि जहां भी चार लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर बुराई होती है और वहां षड्यंत्र रचे जाते हैं शासक को हराने के लिए या शासक के खिलाफ, जो राजा है उसके खिलाफ। तो इसने क्या करा? गुप्तचर विभाग बनाया, गुप्तचर विभाग बनाया। इसे बोल गुप्तचर विभाग के अधिकारी है दीवाने बरीद, दीवाने मुरीद। तो गुप्तचर किसे कहते हैं? दीवाने मुरीद को तो बोलते थे गुप्तचर। और जो गुप्तचर का अधिकारी होता था, गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था, उसे बोलते थे दीवाने बरीद। इसने दूसरा आदेश क्या जारी करा कि जुआ, भांग और नशे पर प्रतिबंध लगा दिया कि ना तो जुआ खेलेगा, ना चार लोग इकट्ठे हो गए, ना राजा के खिलाफ षड्यंत्र होगा, ना भांग पी हुए, क्योंकि 10 लोग भांग इकट्ठे हुए पी रहे, 4 लोग पी रहे तो षड्यंत्र रचेंगे, ऐसा नहीं होने का। क्लियर? और
लोगों का आपस में मेल जोल बंद, यानी कि ब्याह शादी में आपस में इकट्ठे होकर नहीं जाओगे, मेल जोल बंद, ना तो ब्याह शादी में कोई जाओगे, क्योंकि अमीर लड़की के अमीर लड़के से शादी हो रही तो अमीर लड़की वाले अमीर लड़के वाले आपस में षड्यंत्र रच सकते हैं, किसके खिलाफ? शासक को हराने के लिए, राजा को हराने के लिए, तो उसने बंद कर दिए। और जो अमीर लोग थे, अमीर लोगों की पेंशन प्लस उपहार में दी गई जमीन वापस ले ली, क्योंकि ना तो जमीन होगी ना ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि गरीब आदमी षड्यंत्र नहीं रचता, अमीर रचते हैं, इसका ऐसा मानना था। अमीर लोगों के पैसा मतलब क्या था? जो उसके करीब थे, शासन के में जो उसके करीब थे, वे क्या, राजा पहले क्या करता था? किसी ने कोई बीमारी ठीक कर दी, जमीन दान दे दी, किसी ने प्रशंसा कर दी, किसी ने गाना सुना दिया, उसको जमीन नाम दे दी, उसके पेंशन नाम कर दी कि पेंशन मिल रहेगी। तो ऐसी अमीर लोग जो अमीर थे, अच्छे खासे पैसे वाले थे, उनकी पेंशन बंद कर दी और उपहार में दी गई जमीन वापस ले ली, कि ना तो पेंशन होगी, ना पैसा होगा, ना षड्यंत्र रचेंगे। उसके दिमाग में था कि मैं युग विश्व विजेता बनूंगा। तो विश्व विजेता बनने के लिए इसने पहले क्या करा? स्थायी, ये क्वेश्चन बड़ा खास है, स्थायी सेना की नींव रखी। बहुत खास क्वेश्चन है, स्थायी सेना की नींव रखने वाला कौन था? यानी कि स्थायी मतलब नियमित सेना, केंद्रीय सेना प्लस सेना की भर्ती, शारीरिक सेना की भर्ती, शारीरिक मापदंड के आधार पर करें। इसका दिमाग में था कि मैं ये विश्व विजेता बनूंगा, स्थायी सेना नहीं रखेंगे, नियमित सेना, केंद्रीय सेना कह सकते हो आप। बड़ा खास क्वेश्चन है। सेना की भर्ती शारीरिक मापदंड के आधार पर करी। जो आज मिलिट्री भर्ती चल रही है वह इसी करी हुई शुरुआत है। पहले क्या था? पहले कोई राजा है अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई जिसको भर्ती होना सेना में आ जाओ, अच्छा वेतन दूंगा, तो भैया मोटे अंधे काने सब भर्ती हो जाते थे। इसको ऐसी सेना नहीं चाहिए थी। क्यों? युद्ध हो रहा, मना रोतुंदी हो रही, पतला देख रहा है, इनको भोले लेंगे वो। अब ये लड़ रहा है, पेटल है या मोटा है, तो क्या करा? कुछ भी नहीं करना कहो। तो उसने क्या करा? एक फील्ड में ले गया अपनी सारी सेना को और एक बोला इस फील्ड का चक्कर लगाओ, जो चक्कर लगा देगा वो भर्ती होगा, बाकी को बाहर कर देंगे। वही आर्मी वाला हिसाब। तो आर्मी भर्ती चलाई इसी की है। तो फिजिकल जो पास करे थे उसे बोलते थे मुर्तब। फिजिकल पास करने वालों क्या बोलते थे? मुर्तब। और इसने क्या करा भैया? खाकी वर्दी। जो आज लोग खाकी वर्दी पहन रहे हैं और शुरुआत इसी करी है, खाकी वर्दी की शुरुआत कर दी देनी उसे भैया कि खाकी वर्दी में रहोगे। और खाक का अर्थ होता है मिट्टी। अपने सैनिक कहा दुश्मन को या तो मिट्टी मिला दो, छोटो लिखता नहीं, दुश्मन को या तो मिट्टी मिला दो या खुद मिट्टी में मिल जाओ। नगद वेतन दिया, यानी कि जो एकता प्रणाली थी तो इसी खत्म करके नगद वेतन दिया। सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा प्लस घोड़े दागने की प्रथा चलाई। सैनिक का हुलिया आज भी लिखा जाता है कि भाई कहां तीर है, कहां निशान है, जब फॉर्म भरते हो आप। घोड़े दागने की प्रथा पहले क्या था? इसके साथ में एक था एक अस्पा, मैं बताता हूं भी, एक अस्पा और दो अस्पा। यानी कि जो ये घोड़ा रखते थे उसको बोलते थे, जो सैनिक ये घोड़ा रखता था उसको बोलता था एक अस्पा, जो सैनिक दो घोड़े रखता था दो अस्पा। पहले जो वेतन दिया जाता था, अगर सैनिक एक घोड़ा रख रहा तो एक घोड़े का वेतन, दो घोड़े रख रहा तो दो घोड़ों के हिसाब से वेतन। तो सैनिक का हुले लिखना, भाई सैनिक तो अलग अलग रंग के हो, अलग अलग शिकल के हो, तो हुले तो लिखा जाता था, लेकिन घोड़ों की पहचान होनी बंद होगी। सारे काले सारे हुले, तो पता नहीं लगा था कितने किस सैनिक पे कितने घोड़े। तो घोड़े दाने की प्रथा मतलब मुहर मार लगे। क्योंकि पहले क्या हुआ था कि जैसे वेतन लेने गया, घोड़ा तो एक है, अपने दोस्त का मांग के ले आया, दूसरे सैनिक का मांग के ले आया, दो का वेतन ले गया, बाहर ले आया, फिर से दे दिया घोड़ा दूसरे को, वो भी दो का ले आया। धांधलेबाजी चल रही थी। तो उसने क्या करा? घोड़े दाने की प्रथा चलाई। जो एक घोड़ा रखता था एक अस्पा और जो दो घोड़े रखता था दो अस्पा था। कमेंट करके बताओ सिंह अस्पा। देखता हूं कौन सा होता होगा। सिंह अस्पा किसे कहते हैं? सिंह अस्पा
कितने घोड़े रखने वाला था या कौन क्या था। क्लियर। अच्छा इतना हो गया। नगद वेतन में कितना था 234 टका प्रति वर्ष। ठीक है जी। अब क्या हुआ, इतनी बड़ी जब वो सेना उसे बड़ी बनानी थी, विश्व विजेता के लिए बड़ी सेना बनानी थी, तो इतना पैसा कहां से आ गया, इतना पैसा सारा नष्ट हो जाएगा, 5-4 साल में खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या करा, दो कर में वृद्धि कर दी। दो कर में वृद्धि, दो कर में क्या करा, वृद्धि कर दी। कितनी 50%। दो कर का मतलब है दो नदी के बीच का क्षेत्र, दो नदी के बीच का क्षेत्र होता है, यानी कि दो नदी के बीच का क्षेत्र में उपजाऊ होता है, कभी सूखा नहीं पड़ता, अच्छी फसल होती है। लेकिन किसानों ने कहा जी हमसे तो इतना टैक्स, यानी कि आधा टैक्स जी हमसे नहीं दिया जाएगा। किसानों ने मना कर दी, हमें माफ करो, हमसे नहीं दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है तुम टैक्स मत दो, अपना अनाज जो तुम्हारा हर साल अनाज होता है, अनाज का आधे दाम मेरे सैनिक को दो, मेरे सैनिक को दो। किसान बड़े खुश हुए कि टैक्स नहीं देना पड़ रहा, अपना आधा अनाज आधे दाम सैनिक को देना। तो भैया कुछ 1-2 साल तो लोगों ने दिया, फिर जब सैनिक मांगने आए थे कह रहे हमारा तो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, ये भी खत्म हो गया। अलाउद्दीन ने बुलाया अपने यहाँ कि भाई तुम्हारी गलत बात है किसानों को, कि तुमने तय करा था ऐसे बात है, मैं तुमसे टैक्स नहीं ले रहा। उसने कहा ठीक है मैं टैक्स नहीं लेता, जो तुम अपने यहाँ उगाते हो मेरे यहाँ उगाओ, जो तुम अपने यहाँ, छोटे लिखता है भैया, जो तुम अपने यहाँ उगाते हो मेरे यहाँ उगाओ। तो इसके शासन में इसके शासन में नहीं कि इसकी जो झांझ का राजपाट था, तो वहां क्या क्या हो लगा, कपड़े बनाने वाला कपड़े बना लगा, दिए बनाने वाला कुम्हार दिए बना लगा, और अनाज जमीन पर उगने लगा। जो इसकी खुद की जमीन थी, इनकी जमीन तो सारी हो गई, इनकी राज्य में शासक थे, लेकिन जो इनकी पर्सनल जमीन थी अपनी, उस पर खेती हो लगी। बताया जाता है कि एक बाजार इसके घर हो गया था, एक बाजार बाहर था, ये बाजार घर का था, ये बाजार घर का था। तो सैनिकों को घर रखता था, खाना देता था, कपड़े देता था, और जब सैनिक छुट्टी लेके जाते थे, आज भी जावे जैसे कैंटीन है आज भी, तो जब घर जाते थे सैनिक इसके अनाज आधे दाम ले जाते थे, आधे दाम अनाज। कहा जाता है अगर कोई सैनिक बीमार हो गया और नहीं आया, सांझ को अपसेंट लग गई उसकी, तो घर 2 सैनिक जाते थे, कहते थे क्या हुआ भाई, पता लगा बीमार है, तो 2 सैनिक जब तक उसके बाहर खड़े रहते थे जब तक वह ठीक ना हो जाए। जैसे आज भी कैंटीन है तो वही चीज थी। लेकिन अनाज वगैरह कपड़े हो लगे, दिए हुए सब चीज हो लगी, लेकिन उससे पूरा नहीं फटा सेना का। भाई बड़ी सेना थी, कहां काम चलाता। तो इसने क्या करा, सेना को बुलाया कि भाई कैसा करूं, इतना पैसा कैसे लाऊं, कहां से लाऊं। सेना ने कहा जी आप हमारी जो वेतन है कम कर दो, हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत है। तो इसने दिमाग लगाया, बाजार इसने चलाई है, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली। इसका मतलब क्या है कि जो शासक कह देगा उतने दाम वह चीज बिकेगी, चाहे वो बाहर के व्यापारी हो चाहे वे किसान हो। तो इसने 4 बाजार बनाए, अपने 4 बाजार बनाए बाहर, जो जहां सामान, एक तो घर का बाजार था, ये अलग था। कौन कौन से थे, सायनाई मंडी, सराय अदल, एक तो भैया घोड़ों, दासों और मवेशियों मतलब है डंगर बेचने वाले, मतलब जो पशु वगैरह बेचने वाले। और एक सामान्य बाजार था, एक था सामान्य बाजार, टॉफी वगैरह भी, जैसे टॉफी थी उस समय भी। तो ये था भैया गेहूं मंडी, गेहूं की, ये थी चावल कपड़ा मंडी। अरे आप समझ गए होंगे, घोड़े दास की बोली लगती थी, घोड़ों की, मवेशियां पशु बेचते थे। तो ये 4 थे। जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ इसको गेहूं से हुआ था,
गेहूं के बड़े बड़े स्टोर लगा दिए इसमें, ध्यान रखिए किस पे बेनिफिट होगा, गेहूं पे। तो गेहूं उस समय क्या था, 7.5 जीतल, भाई जीतल चलता था पहले, जीतल टका, जीतल प्रति मन, और चावल 5 जीतल प्रति मन, दाल हरड़ की दाल 4 जीतल प्रति मन, मक्का और घी, मक्का घी दर का, मक्का घी ध्यान नहीं आ रहा था, मक्का घी दर का 2.5 किलो था, कितने जीतल था ये ध्यान नहीं आ रहा, इतना खास तो है नहीं, इंपोर्टेंट पर बता दिया डीपी से। मक्का घी था, जीतल था, एक जीतल में 2.5 किलो, ध्यान नहीं आ रहा बच्चों, कोई बात नहीं। हरड़ की दाल होगी 4 जीतल, चावल 5 जीतल और गेहूं 7.5 जीतल, याद आ जाए लिखवा दूंगा मैं। अच्छा एक क्वेश्चन भूल गया मैं यहाँ कि जब शुरू में कर लगाया, उसने दोबाव कर लगाया, तो दोबाव कर के लिए पहले क्या था कि जो कर लेते थे गांवों से, तो वहां मुकद्दम मुखिया वगैरह होते थे, वे कर लेते थे और शासक को देते थे, कुछ परसेंट हिस्सा तो लेते थे शासक से अपना, और कुछ फालतू लेते थे किसान से। उसने यह चीज भी खत्म कर दी, डायरेक्ट अपने एक विभाग बनाया जो बकाया राशि थी वे लेन आते थे, तो उसे बोलते हैं मुक्त राज, मुक्त राज। ये क्या था, क्वेश्चन बहुत आता है, वसूली विभाग। अब आकर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा यहां भी बात करें, चलो थोड़ी सी बात कर ले, यहां भी इस पे करते हैं थोड़ी सी बात। जो मापतोल अधिकारी था, जो मापतोल अधिकारी था, जो मापतोल का नाम था, बोलते हैं नाजिर, और एक था मुद्सिब। ये क्या था, जो मापतोल का रक्षक, मापतोल का रक्षक, क्या कह सकते हो, आचरण शिष्टाचार का अधिकारी, शिष्टाचार का अधिकारी। वो ये ध्यान रखता था कि कोई गलत अगर तोड़ रहा होगा तो उसको दंड दिया जाता था। अगर किसी ने 1 केजी कम तोल दिया ना, कम तोला, तो उतना ही मांस उतार लिया जाता था, ये पता कैसे कर लेता था, एक तो ये था ही भैया मापतोल का रक्षक की मापतोल सही हो रही नहीं हो रही। अच्छा मापने तोलने वाले अलग चीज है, एक मापतोल का रक्षक की मापतोल ठीक हो रही नहीं हो रही, वही होता। भैया अलाउद्दीन खिलजी किसी बच्चे को भेजा था कि 5 किलो लिया सामान, पता लगा 2.5 किलो तेल दी, 2.5 किलो तोल दी, बुला लिया, हाँ भाई 5 किलो मंगाए थे, 2.5 किलो कैसे आई, तो 2.5 किलो में क्या गए, दोनों हाथ गए। किसी ने 5 किलो कम तोल दी, दोनों पैर गए। 1 पाव कम तोल दी तो देखो क्या क्या गया, 100 ग्राम तोल दी क्या जाओगी, समझ लो भैया। तो कम तोलने पर उतना ही मांस ले जाओगा, या पता चला कि जिसने। एक होता है दीवाने रियासत, ये क्या होता भैया, ये व्यापार और बाजार पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी। ये क्या था, जो व्यापारी थे और जो बाजार पर नियंत्रण रखे हुए पूरे एक अधिकारी थे, जिसे बोलते हैं दीवाने रियासत। यानी कि अगर कोई व्यापारी बाहर से आया, मुल्तान से आया, तो वही बेचेगा आकर जिसको परमिट है गेहूं का। साइना ये जो मैंने पढ़ाया ना आपको, जो उसका अगर परमिट है, जो गेहूं की मंडी थी हमारी, तो अगर उस पर परमिट है वो जहीं बेचेगा। तो व्यापार ध्यान रखना, बाजार पर नियंत्रण रखना। बाजार पर नियंत्रण रखने का मतलब है कि जैसे भैया कोई किसान है, कोई भी स्टॉक नहीं लगा होगा, लेकर आओ, हर चीज की देखभाल करता था। जैसे साइना मंडी है, साइना मंडी क्या थी, गेहूं की मंडी थी वह, तो वहां पर परमिट बनता था कि यही बेचे के सामान। बात समझ में आ गई होगी इतनी। कोई क्वेश्चन यहां से? हाँ एक वाक्य था, जब इसने ये आदेश दिया कि भाई जितना मैं सामान का रेट रखूं उतना बिकेगा, इसने कहा मैं जो आदेश देता हूं, मैं जो आदेश
देता हूं, वह जनता के हित में देता हूं, वह जनता के हित में देता हूं, चाहे वह शरीयत के खिलाफ हो या ठीक हो। बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार आया कि मैं जो आदेश देता हूं मैं जनता के हित में देता हूं, चाहे वह शरीयत के खिलाफ हो या ठीक हो। ये शरीयत वगैरह कुछ नहीं मानता था, सब अपनी चलाता था। बात करें इसके कार्य और क्या कहते इसके। अलाई दरवाजा बनवाया, अलाई दरवाजा बनवाया। अलाई दरवाजा क्या था? ये कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार है, जो मीनार है उसका दरवाजा, अलाई दरवाजा बनवाया। अलाई मीनार बनाई। जमायत खां मस्जिद बनवाई। और सीरी का महल बनवाया, सीरी का महल बनवाया, बड़ा खास क्वेश्चन है ये। और 1000 खंबा बनवाया, 1000 खंबा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? और इसने जो अपना राज्याभिषेक करवाया था, ध्यान देना मेरे, राज्याभिषेक करवाया था, क्या करवाया था? लाल महल में। लाल महल ये कहां पे भैया? दिल्ली में। लाल महल में बलबन ने भी राज्याभिषेक करवा रखा और इसने भी करवाया है। क्लियर? अच्छा, 2 करोड़ थे इसके, ध्यान रहे मेरे बच्चों, ध्यान क्या नहीं तो कहीं बढ़ा दो। एक था घरीकर और एक था चरीकर। घरीकर क्या था और चरीकर क्या था? चरीकर था दुधारू पशु। जो दुधारू पशु है, अगर पशु दूध दे रहा है तो उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। घरीकर क्या था? ये जो आजकल चल रहा है वही है इनका हाउस टैक्स। जो आज भी दे रहे हो वो सब इसका चलाया हुआ है। बात